हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योद्धा नर्सिंग क्लासेस। तो देखिएगा, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन किन किन स्टेप के द्वारा हमको यूरिन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। हमारा एनाटॉमिकल पोर्शन लगभग कंप्लीट है। अब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो जिसमें हमारा आता है यूरिन फॉर्मेशन के एक मैकेनिज्म। फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग यूरिन फॉर्मेशन डायरेक्ट पूछा जाता है। ये क्या है? किडनी का एक फंक्शन है। तो यूरिन फॉर्मेशन कराने का काम कौन करती है? सर किडनी करती है। बहुत इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, अगर मैं बात करूं यूरिया फॉर्मेशन कौन कराता है, तो यूरिया फॉर्मेशन की जब भी बात होगी तो आप आंसर देंगे लीवर, हिपेटोसाइट सेल। हिपेटोसाइट किसको बोलते हैं? लीवर की जो सेल्स है उसको हम बोलते हैं हिपेटोसाइट सेल्स। वो क्या काम करती है? यूरिया बनाने का काम करती है। यूरिया बनता कहाँ पर है? लीवर में। यूरिन कहाँ पर बनता है? किडनी के अंदर। ठीक है सर, हमने जो देखा था यानी कि 1 ml जो यूरिन पर मिनट जो बन रहा था, आज हम वही देखेंगे किन किन स्टेप के द्वारा यूरिन बनता है। तो डेफिनेशन आप देखिएगा यूरिन फॉर्मेशन की। प्रोसेस बाय विच वेस्ट मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यानी कि मेटाबॉलिज्म, जब भी अपनी बॉडी के अंदर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो उनके मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग जो भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से क्या है? बाहर निकलते हैं। स्टेप देखिएगा, पहला स्टेप आता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये तीनों को डिटेल में पढ़ने से पहले आप देखिएगा कि इनकी कहानी समझिएगा। जो ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन है इसके रिगार्डिंग क्या होगा? फिल्ट्रेशन के अंदर आप नाम में ही है, यानी कि ब्लड का फिल्टर होना। आप देखिएगा नेफ्रॉन, जो हमारा नेफ्रॉन था, यहां से क्या आ रही थी? एफरेंट आर्टीरियोल आ रही थी और इफरेंट आर्टीरियोल जा रही थी। यहां पर क्या बन रही थी? कैपिलरीज। एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर आई, कैपिलरीज को ब्लड दिया, कैपिलरीज से ब्लड क्या है? फिल्टर हुआ। ये ब्लड का फिल्टर होना ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। क्या सर बिना प्रेशर के डायरेक्ट फिल्टर हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर कोई प्रेशर भी काम करेंगे। हम आपको बताएंगे कौन कौन से प्रेशर लगते हैं। दूसरा आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग होगा जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है तो फिल्टर होने के दौरान जो काम की चीजें होती हैं जैसे ग्लूकोज, सोडियम, मैग्नीशियम, ये काम की चीजों का भी क्या हो जाता है? फिल्ट्रेशन हो जाता है। ये काम की चीजें अगर फिल्टर हो जाएगी तो बॉडी क्या है? नुकसान में चली जाएगी। इस नुकसान से बॉडी को बचाने के लिए जो चीजें फिल्टर हो जाती है उनका क्या कर लिया जाता है? उनका रीएब्जॉर्प्शन करा दिया जाता है। पीसीटी द्वारा, डीसीटी द्वारा, लूप ऑफ हेनले द्वारा इनका क्या है? रीएब्जॉर्प्शन करा दिया जाता है। उसके बाद में बात करूं तो ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन के अंदर क्या होगा? जो वेस्ट चीजें हैं जिनका फिल्ट्रेशन होना चाहिए था वो फिल्टर नहीं हुई, वो किस में चली गई? ब्लड में चली गई। तो ब्लड से उनको नेफ्रॉन के अंदर लाना ही क्या कहलाता है? ट्यूबुलर सीक्रेशन। क्लियर हुआ पहला पॉइंट, जिसके अंदर ब्लड का क्या है? फिल्टर होगा, यानी कि ब्लड फिल्ट्रेशन होगा, जिसके अंदर काम की चीजें और वेस्ट सारी चीजें क्या हो जाती है? फिल्टर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ये हाई लगता है। हाई प्रेशर के दौरान ये चीजें क्या है? फिल्टर हो जाती है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग जो भी ग्लूकोज, सोडियम जो चीजें छन गई थी उनका क्या है? वापस ब्लड के अंदर उनको रीएब्जॉर्ब करा दिया जाता है। ट्यूबुलर सीक्रेशन के अंदर क्या होगा? जो चीजें नहीं छनी थी, जिनको छनना चाहिए था वो चीजें नहीं छनी, तो उनको वापस नेफ्रॉन के अंदर लाना ट्यूबुलर सीक्रेशन कहलाता है। तो पहला है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको मैंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके अंदर छोटे से छोटा, माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल भी क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहा? बिकॉज minute particle are also filtered। क्योंकि छोटे से छोटा पार्टिकल भी यहां पर छन जाता है, इसलिए मैंने इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा। दूसरा मैंने इसको कहा अनबायस्ड प्रोसेस। अनबायस्ड प्रोसेस मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसके रिगार्डिंग यूजफुल प्लस अनयूजफुल, यानी कि काम की चीजें और बेकार की चीजें दोनों ही फिल्टर हो जाती है, इसलिए मैंने इसको बोला अनबायस्ड प्रोसेस।
आगे देखिएगा, ऑल सब्सटेंस फिल्टर बट एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, सभी चीजें फिल्टर हो जाएगी सिवाय किसके, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन के। अच्छा ये क्यों नहीं छनेगी, ये इसलिए नहीं छनती क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है कंपेयर टू ये जो कैपिलरीज होती है, इससे इसका डायमीटर ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए छन नहीं पाती कैपिलरीज से। मैं डायमीटर की बात करूँ तो डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल्स लेस देन एफरेंट आर्टीरियोल, यानी कि इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर, यानी कि जो आर्टीरियोल जा रही है उसका डायमीटर कम देखने को मिलता है कंपेयर टू एफरेंट आर्टीरियोल, यानी कि एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा और इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम देखने को मिलेगा। जब इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम होगा तो यहाँ पर कैपिलरीज पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा तो यहाँ पर जो चीज़ें फिल्टर होगी, छनेगी, उसको क्या होगा, छनने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितनी है, 1 मिनट में लगभग हमारा ब्लड कितना छनता है, 120 ml पर मिनट, और मैं एक दिन की बात करूं तो लगभग 180 लीटर पर डे ब्लड छनता है। इसके बाद मैं इसके अंदर प्रेशर की बात करता हूं कि कौन कौन से प्रेशर हैं जो अफेक्ट करते हैं GFR रेट को। देखिएगा मैं प्रेशर पर बात करता हूं, प्रेशर अफेक्टिंग GFR, यानी कि कौन कौन से प्रेशर है जो GFR को अफेक्ट करते हैं। तो पहला हमारा आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, जो ये कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस की, ये जो प्रेशर लगाती है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कितना देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है 50 mm ऑफ Hg, यानी कि ये जो GFR वाला प्रेशर है ये कितना है, 50 mm ऑफ Hg। और दूसरा मैं प्रेशर की बात करूँ तो ओस्मोटिक प्रेशर कौन लगाता है, ओस्मोटिक प्रेशर लगाता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स जो प्रेशर लगाएगी उसको हम बोलेंगे ओस्मोटिक प्रेशर। ये कितना देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है 25 mm ऑफ Hg। और जो हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर था ये हमको देखने को मिला था 50 mm ऑफ Hg। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये लगाते हैं ट्यूबुलर फ्लूइड, यानी कि जो नेफ्रॉन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, BCT DCT लूप ऑफ हैंडले के अंदर जो फ्लूइड देखने को मिलेगा, वो जो प्रेशर लगाते हैं उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना देखने को मिलता है हमको, 15 mm ऑफ Hg। अच्छा सर हमको ये बताओ कि हम इसके अंदर देखते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन कितना होता है, यानी कि नेट प्रेशर कितना देखने को मिलता है। अगर मैं नेट प्रेशर की बात करूं तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर होता है ये कितना है हमारा 50 mm ऑफ Hg। तो इसमें से हम ओस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ओस्मोटिक प्रेशर हमारा कितना है 25 प्लस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारा कितना आया 15। 25 और 15 हमने जोड़ा 40 को हमने 50 में से माइनस किया तो हमारा आया 10 mm ऑफ Hg, 10 mm ऑफ Hg। जो हमारा 10 mm ऑफ Hg जो प्रेशर आया यही हमारा क्या है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। इस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से ही यहाँ पर क्या है, फ्लूइड यानी कि जो ब्लड है वो छनता है। यहाँ से एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, GFR के। GFR जितनी ज़्यादा होगी ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है। इसके बाद में दूसरे स्टेप पर बात कर देता हूँ तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। देखिएगा मैं बात करता हूँ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो हमारा सेकंड पॉइंट है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, जो चीज़ें हमको फिल्टर नहीं करनी थी बट वो क्या है गलती से फिल्टर हो गई, अब उनका क्या है हमको रीएब्जॉर्प्शन कराना है। यानी कि उनको रीएब्जॉर्प्शन का मतलब यही है कि उनको वापस ब्लड के अंदर भेजना है जो काम की चीज़ें थी। तो डेफिनेशन देखिएगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन कराना यूजफुल सब्सटेंस का कहाँ से, नेफ्रॉन से ब्लड के अंदर भेजना वापस। अभी डायग्राम देखिए, यहाँ से चीज़ें क्या हुई, फिल्टर हुई। जो चीज़ें हमको फिल्टर नहीं करनी थी वो भी फिल्टर हो गई, कोई बात नहीं भाई, हो गई। तो ये जो PCT पार्ट है, लूप ऑफ हैंडले, DCT कलेक्टिंग डक्ट, अब इनके द्वारा चीज़ों का क्या है, रीएब्जॉर्प्शन कराया जाएगा।
जैसे जो पीसीटी पार्ट देख रहे हो आप, इसके अंदर से जैसे ग्लूकोज, सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर, ये क्या है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है इनका। इसके बाहर ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट है, ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट है इसके सराउंडिंग, यानी कि यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होकर कहाँ पर जा रही है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर जा रही है। तो ब्लड के अंदर ही तो हमको भेजनी है, अगर ब्लड के अंदर नहीं जाएगी तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, सोडियम की कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी हाइपोवोलेमिक कंडीशन के अंदर चली जाएगी। उससे रोकने के लिए ही तो हम क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। तो ठीक है, तो अबाउट 88% ऑफ रीअब्जॉर्प्शन अकर इन पीसीटी पार्ट, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर कितना परसेंट, लगभग 88% रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा पीसीटी पार्ट के अंदर आपको। अभी सब बताएंगे ग्लूकोज और वाटर कितना कितना परसेंट होगा। सम सब्सटेंस नीड एनर्जी फॉर रीअब्जॉर्ब सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे क्या है, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, इनको रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जिसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है हमको, उसको हम बोलेंगे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और जिसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि जो अपने आप रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा जिसका ब्लड में, उसको हम बोलेंगे पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। दैट्स क्लियर। आगे देखिएगा, पीसीटी पार्ट के अंदर मैं बता देता हूँ कितना कितना रीअब्जॉर्प्शन होगा। जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, इनका तो 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि जो हमारी ग्लूकोज छन गई थी, कोई बात नहीं छन गई तो, बट जो पीसीटी पार्ट है वो कहेगा अब तू आ जा हमारे पास, अब तू आ जा हमारे पास, तेरी जरूरत हमको है। ठीक है भाई, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड क्या है, 100% रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा ब्लड के द्वारा, कोई बात नहीं तुमने छान दिया तो हम तो अपनी को वापस ले लेंगे। उसके बाद में बात कर देता हूँ यूरिया पी, यूरिया 50%, सोडियम 70%, पोटेशियम 70%, वाटर क्या है 70%, इनका लगभग 70% यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ तो लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, उनमें रीअब्जॉर्प्शन उनका जब होगा जब बॉडी को नीड होगी। समझे मेरी बात को, पीसीटी पार्ट के अंदर तो रीअब्जॉर्प्शन होगा ही होगा। ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का 70% होगा, यूरिया का 50% होगा, यानी कि इस पीसीटी जो पार्ट है हमारे, इसके अंदर तो आप रीअब्जॉर्प्शन को नहीं रोक सकते, इनके अंदर तो रीअब्जॉर्प्शन होगा ही होगा। अगर बॉडी को इतनी नीड है, यानी कि मान के चले आप पीसीटी पार्ट के अंदर इतना रीअब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी सेटिस्फाई है, हमको और नहीं चाहिए, हमारा काम हो गया, तो डीसीटी, लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग, डीसीटी से उनका रीअब्जॉर्प्शन और नहीं होगा। अगर बॉडी सेटिस्फाई नहीं है कि हमको तो और रीअब्जॉर्प्शन कराना है, हमको तो सोडियम का और रीअब्जॉर्प्शन कराना है, वाटर का और कराना है, पोटेशियम का और कराना है, तो और जो रीअब्जॉर्प्शन है वो आपको डीसीटी पार्ट से देखने को मिलेगा, लूप ऑफ हेनले से देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी है पीसीटी, जिसको मैंने बोला ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि रीअब्जॉर्प्शन होगा ही होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा ही होगा, इसको आप नहीं रोक सकते। और मैं बात करूं तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, उनके लिए मैं बोल देता हूं फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि बॉडी को जरूरत होगी तो रीअब्जॉर्प्शन होगा, अन्यथा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये हमारी क्या थी, रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड हमारा पॉइंट आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो देखिएगा ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या है, देखिएगा हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो आता है हमारा ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये हमारा कौन सा है, थर्ड पॉइंट है भाई, ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन के अंदर क्या होता है, देखिएगा इस स्ट्रक्चर को देखिएगा नेफ्रॉन की। यहाँ से हमारी एफरेंट आर्टीरियोल आई, इफरेंट आर्टीरियोल गई, इफरेंट आर्टीरियोल आकर जाकर किस में बनाए, क्या बनाएगी, ये बनाएगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बना देती है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज। ये कैपिलरीज से यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। बट कुछ जो वेस्ट चीजें वो यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाती है। अगर वो फिल्टर नहीं हुई तो डायरेक्ट निकल जाएगी किससे, इफरेंट आर्टीरियोल से। इफरेंट आर्टीरियोल से आकर जाकर किस में जाएगी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। जो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है ये किसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर बनाती है, ये रीनल ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग स्ट्रक्चर बनाती है। यानी कि जो ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इसके सराउंडिंग यानी कि इससे लिपटी हुई होती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जो चीज़ें
वेस्ट चीजें हैं जिनका जो यहाँ पर क्या हुई, फिल्टर नहीं हुई, फिल्टर नहीं हुई तो इफरेंट आर्टीरियोल से निकल गई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से आ गई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से वापस नेफ्रॉन के अंदर उनका क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब, यानी कि वो कैपिलरी से नेफ्रॉन के अंदर जाना, यानी कि सीक्रेशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन, जो यहाँ से तो फिल्टर नहीं हुई बट पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से वापस किस में जा रही है, ये नेफ्रॉन के अंदर जा रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा ट्यूबुलर सीक्रेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है किस में प्रेजेंट है, ब्लड में, वो कहाँ पर चले जाएंगे, नेफ्रॉन के अंदर, एक्टिव प्रोसेस के द्वारा, यानी कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा उनका क्या होता है, वो नेफ्रॉन के अंदर भेज दिए जाते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन से समझिएगा आप। सम नॉन यूजफुल सब्सटेंस सच एज ड्रग्स विच नॉट फिल्टर इनटू ग्लोमेरुलस एक्सक्रीटेड फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज टू रीनल ट्यूब्यूल्स। इसका लाइन का मतलब यह है कि जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस थे, जैसे कि ड्रग्स, जो नॉट फिल्टर इनटू ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर नहीं हुई, यानी कि जो वेस्ट चीजें थी जैसे ड्रग्स हो गई, वो यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर क्या, उनका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, ये फिल्टर नहीं हुई तो एक्सक्रीटेड फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर एक्सक्रीटेड आउट, यानी कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर चली गई, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आई, यानी कि ये रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल से मेरा मतलब है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इनके अंदर आ गया वापस, उसको हमने क्या बोला, ट्यूबुलर सीक्रेशन। आई होप तीनों स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कौन कौन से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। पहले स्टेप के अंदर तो ब्लड का क्या है, फिल्ट्रेशन हो रहा था, वहाँ पर 3 प्रेशर काम कर रहे थे, और दूसरे स्टेप के अंदर जो काम की चीज़ें थी वो भी हमारी क्या, फिल्टर हो गई थी, बट हमने उनको क्या करा दिया, रीएब्जॉर्प्शन करा दिया। और थर्ड स्टेप के अंदर जो वेस्ट चीज़ें थी जिसको छनना चाहिए था वो छनी नहीं, कहाँ पर नहीं छनी, ग्लोमेरुलस के अंदर नहीं छनी, तो वो आगे चली गई, किसके अंदर चली गई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से वापस नेफ्रॉन के अंदर लाना ही क्या कहलाया, ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ये हमारी थी यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। इसके बाद हम किडनी के और फंक्शंस को देखेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। तो आप इसी तरह योद्धा नर्सिंग क्लासेस से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से वीडियो को आप देखते रहिए। थैंक यू।